हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुमारो वोंट बी एनी डिफरेंट अनलेस यू बिगिन टू चेंज नाउ। यानी कि कल में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप अपने आज में कोई परिवर्तन न लाएं। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। When Hezbollah decided to start firing rockets into Israel in October 2023 after the Israel-Hamas war broke out। क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था। उसके रिटेलिएशन में इसराइल ने हमास के ऊपर युद्ध करने के लिए पैलेस्तीन के ऊपर पूरा अटैक कर दिया था हमास को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रॉकेट फायर करेंगे इसराइल के ऊपर अक्टूबर 2023 में, जब इसराइल हमास युद्ध स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन, यानी कि पैलेस्टीनियंस के साथ में सॉलिडारिटी मतलब एकजुटता दिखाने के लिए, द देन चीफ ऑफ द शिया मिलिटेंट ग्रुप, तो उस वक्त के जो चीफ थे, अब हमास जो है हिजबुल्ला जो है वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। आपको अगर पता होगा तो इस्लाम में जो आगे इनके डिविजन्स हो गए हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में भी कई सारे आगे विभाजन हो जाते हैं, सनातन का मतलब अलग अलग चीज़ों का, तो वैसे ही इसमें भी डिविजन्स हो गए हैं। तो उसमें दो मुख्य जो डिवीजन है वो है शिया और सुन्नी। ठीक है, तो ये जो शिया मिलिटेंट ग्रुप है, इसके जो चीफ हैं थे उस समय के हसन नसरल्लाह, सेट he would cease fire only if Israel ceased fire in Gaza। उनने कहा था कि वो सीज करना मतलब रोकना, वो फायर सीज करना मतलब युद्ध को रोकना। उनकी तरफ से जो हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तभी रुकेगा जब इसराइल गजा के ऊपर अपना हथियारों का इस्तेमाल रोकेगा। When Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to send ग्राउंड ट्रूप्स इनटू लेबनान ऑन अक्टूबर 1, 2024। फिर जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने डिसाइड किया कि वो ग्राउंड ट्रूप्स यानी कि जो थल सेना होती है या फिर जो ज़मीनी तौर पे हमला करने वाला जो टुकड़ी होती है वो भेजेंगे लेबनान में 1 अक्टूबर 2024 को। इसराइल्स फोर्थ इन्वेजन, ये इसराइल का जो कि चौथा इन्वेजन था। ही सेड the main objective was for the over 50,000 residents of northern Israel displaced by Hezbollah rocket। उन्होंने कहा था कि इस टुकड़ी को भेजने का, इस ट्रूप को भेजने का उद्देश्य यही था कि जो नॉर्दर्न इसराइल के 50,000 लोग निष्कासित हो गए हैं किसकी वजह से, हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की वजह से, टू रिटर्न टू देयर होम, हम उनको उनके घरों वापस पहुंचाना चाहते हैं। इन लेस दैन 2 months, 2 महीने से भी कम समय में, हिजबुल्ला एंड इसराइल हैव क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर मैक्सिमलिस्ट पोजिशन। हिजबुल्ला और इसराइल दोनों ही अपनी मैक्सिमलिस्ट मतलब कि कठोर जो ने कदम रखे थे कि भाई आप ये करो तभी हम सीज फायर करेंगे, उससे वो नीचे आ गए हैं। क्लाइम डाउन मतलब नीचे आ गए हैं, पीछे हट गए हैं। एंड अग्रीड टू अ यूएस एंड फ्रांस मीडिएशन सीज फायर, और उन्होंने बोला है कि यूएस और फ्रांस दोनों जो मीडिएशन मतलब मध्यस्थ, बीच में बातचीत का एक जरिया बनेंगे, वो जो सीज फायर के लिए बातचीत करेंगे हम उससे स्वीकार करेंगे, हम उसको अग्री करते हैं कि वो लोग बातचीत करें। आगे जो भी फैसले होंगे वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन इस वक्त के लिए उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये दोनों देश मिलकर मीडिएशन करते हैं तो। According to the agreement के अनुसार all Israeli troops would withdraw from Lebanon to the Israeli side of the border। तो इस मीडिएशन के अनुसार, ये जो बातचीत हो रही है इसके अनुसार, जितने भी इजरायली टुकड़ियां हैं, ट्रूप्स हैं, वो विड्रॉ करेंगी यानी कि वापस ले ली जाएंगी या वापस पीछे हटा दी जाएंगी। कहाँ से? लेबनान से, उनकी सीमा से वापस हटा दी जाएंगी, इजरायली साइड में आ जाएंगी वो बॉर्डर के। while Hezbollah would redeploy its forces to the north of the Litani river, और वहीं हिजबुल्ला क्या करेगा, वो रीडिप्लॉय यानी कि पुनः तैनात करेगा अपनी सारी फोर्सेस को। कहाँ पे? लितानी एक रिवर है उसके नॉर्थ साइड में। The Lebanese army would be deployed in areas between the Israeli border। लेबनीज की जो आर्मी है वो कहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी, कहाँ पे तैनात की जाएगी? जो इजरायली बॉर्डर और लिटानी रिवर के बीच के जो एरियाज है वहां पे। एंड इंटरेस्टेड विद एनफोर्सिंग द सीजफायर, और उनको ये जिम्मेदारी, इंटरेस्ट करना मतलब सौंपना,
तो क्या सौंपा जाएगा उनको, ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये दायित्व सौंपा जाएगा कि वो सीज फायर को एनफोर्स करें यानी कि लागू करें। बोथ साइड्स हैव क्लेम्ड विक्ट्री, दोनों ही साइड्स ने बोला है कि हम विजेता रहे, हम विजेता रहे। Israel says Hezbollah is not the same organization as it used to be. इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले हुआ करता था। While Hezbollah claimed that it had taken a divine victory. वहीं हिजबुल्ला का ये तर्क था कि उन्होंने एक डिवाइन मतलब बहुत ही उनको होली विक्ट्री, बहुत ही उनको दैविक विक्ट्री मिली है अगेंस्ट इजराइलीज, इसराइल के अगेंस्ट में। The reality is that both have suffered setbacks and wanted a break. बल्कि हकीकत क्या है, हम एज अ थर्ड पार्टी ये व्यू कर पाते हैं कि हकीकत ये है कि दोनों ने ही कुछ सेटबैक्स झेले हैं और दोनों को ही इस वक्त ब्रेक की ज़रूरत थी। हिजबुल्ला लॉस्ट मैनी फाइटर्स एंड टॉप कमांडर्स, हिजबुल्ला ने बहुत सारे फाइटर्स और टॉप कमांडर्स जो हैं वो खो दिए हैं, इंक्लूडिंग नसरल्ला, जिसमें नसरल्ला भी शामिल है जो उस टाइम पे चीफ थे उनके। हिजबुल्ला स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन लेबनान, हिजबुल्ला का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वर्चस्व है, दबदबा है लेबनान में, इंक्लूडिंग द बॉर्डर विलेजेस एंड द दहिए, जिसमें बॉर्डर विलेजेस भी शामिल है और दहिए जगह है वो भी शामिल है, द सदर्न शिया नेबरहुड ऑफ बेरूत। अब दहिए क्या है, दहिए बेरूत जगह एक कंट्री है या जगह है, वहाँ का सदर्न शिया नेबरहुड है, यानी कि वहाँ पे शिया मेजॉरिटी रहते हैं, शिया मुस्लिम रहते हैं और सदर्न साइड में है बेरूत की। वर पल्वराइज्ड बाय इजराइल, पल्वराइज करना मतलब कि नष्ट कर देना, तो वो इजराइल द्वारा नष्ट कर दिए गए। इजराइल्स फेलियर्स वर स्टार्कर्स, इजराइल का जो फेलियर था वो भी स्पष्ट था, स्टार्कर मतलब स्पष्ट था। ट्रू, ये बात सत्य है, इजराइल possesses higher air superiority which is used to weaken Hezbollah's capability. ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल के पास में हवाई क्षमता ज़्यादा है, दूसरे के कंपैरिजन में सुपीरियर है, वो उनसे ज़्यादा पावर रखता है हवाई हमले के तौर पे, और जिसने हिजबुल्ला की क्षमता को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है या कमज़ोर किया है। बट इट डिड नॉट मेक एनी टेरिटोरियल एडवांसेस इन सदर्न लेबनान, लेकिन वो अपनी सीमा का विस्तार या सीमा के तौर पे लेबनान में, सदर्न लेबनान में कोई एडवांसमेंट यानी कि वृद्धि नहीं कर पाए हैं। इट फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम हिजबुल्ला, उनको बहुत ही कठोर विद्रोह देखना पड़ा, रेजिस्टेंस देखना पड़ा हिजबुल्ला की तरफ से, यानी कि हिजबुल्ला ने उनको विरोध काफ़ी मजबूती से किया। एंड टुक हाई कैजुअलिटीज, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैजुअलिटीज जाने की या फिर घायल होने की चीज़ें हुई। वर्स, सबसे खराब चीज़ क्या है, सबसे दुखद या खराब चीज़, इजराइल्स बॉम्बिंग्स had little impact on Hezbollah's capability to fire rocket, कि इजराइल की जो बॉम्बिंग्स थी उनमें बहुत थोड़ी क्षमता थी, यानी कि वो इतनी ज़्यादा क्षमता वाली नहीं थी कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स थे, जिन जहाँ से वो रॉकेट्स फायर कर रहे थे उसको वो तबाह कर पाए, यानी कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट फायरिंग रेंज थे या रॉकेट जो फायर किए जा रहे थे उनको ये नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ऑन नवंबर 24 नवंबर को हिजबुल्लाह फायर्ड ओवर 250 रॉकेट्स इनटू इजराइल, हिजबुल्लाह ने 250 से भी ज़्यादा रॉकेट इजराइल में दाग दिए। सम हिट हाई सिक्योरिटी जोन्स, और उन रॉकेट्स का असर ऐसा था कि कुछ रॉकेट्स तो हाई सिक्योरिटी जोन्स, जहाँ पे शायद परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त ना हो, वैसी जगहों पे जाके गिरे, इंक्लूडिंग अ रेजिडेंस ऑफ मिस्टर नेतान्याहू, जिसमें कि उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतान्याहू का रेजिडेंस, आवास भी शामिल है। अकॉर्डिंग टू अ चैनल 13 पोल, चैनल 13 एक खबरों का चैनल है, जैसे इंडिया में बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे चैनल 13 है, उसने एक पोल करवाया, सर्वे करवाया, पोल कराया, वोटिंग कराई। मोस्ट इजराइलीज बिलीव दैट हिजबुल्लाह हैज़ नॉट बीन डिफीटेड, तो उसके अनुसार अधिकतम इजराइलीज का ये मानना है कि हिजबुल्लाह जो है वो हराया नहीं गया है। उनकी सरकार बोल रही होगी कि हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया, हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो उनको पता है कि हिजबुल्लाह हराया नहीं गया है। सो गिवन देयर सेटबैक्स, तो इसलिए अपने सेटबैक्स को देखते हुए इट इज अनसरप्राइजिंग दैट बोथ साइड्स हैव गिवन अप देयर ओरिजिनल डिमांड्स, तो ये अनसरप्राइजिंग है, अनसरप्राइजिंग है मतलब कि कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि दोनों ही साइड्स ने, दोनों ही हिजबुल्लाह और इजराइल ने अपनी जो ओरिजिनल डिमांड्स थी कि आप सीज फायर करो तब हम हटेंगे पीछे, आप सीज फायर करो तब हम हटेंगे पीछे, उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, एंड सेटल्ड फॉर अ सीज फायर, और अब खुद सीज फायर पर सेटल हो चुके हैं, यानी कि सीज फायर के लिए स्वीकृति दे चुके हैं। While
इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर वेस्ट एशिया, हालांकि ये वेस्ट एशिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। इट कुड बी शॉर्ट लिव्ड इफ फर्दर मेजर्स आर नॉट टेकन। शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़े समय के लिए, तो ये संभावना है कि ये थोड़े समय की शांति हो या थोड़े समय की खुशी हो अगर हमने फर्दर कोई कदम नहीं उठाया। Israel and Hezbollah could rearm and refresh themselves before returning to fighting if Israel's disproportionate war on Gaza continues। बोल रहे हैं कि इजराइल और हिजबुल्ला दोनों ही अपने आप को रीआर्म कर सकते हैं, यानी कि जो भी इनके हथियारों की कमी हुई है उसको वापस दुरुस्त कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। थोड़े इनके जो लड़ाके हैं, जो फाइटर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो थक चुके होंगे, उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और उसके बाद में दोबारा से युद्ध स्टार्ट कर दें, है ना। और क्यों? क्योंकि इजराइल ने एक डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब कि पैलेस्तीन के पास में कोई आर्मी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास में पूरी एक प्रॉपर आर्मी है। पैलेस्तीन कोई देश नहीं है इस वक्त पे, लेकिन इजराइल एक पूरी कंट्री है, उसने फुल फ्लेज्ड वॉर खोल रखा है पैलेस्तीन के ऊपर। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, यानी कि इरैशनल है, बराबरी नहीं है इस वॉर में। तो इसमें अगर गजा के ऊपर ये डिस्प्रोपोर्शनेट वॉर अगर इजराइल कंटिन्यू रखता है तो हो सकता है दोनों ही साइड्स दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। तो वेस्ट एशिया के लिए इस वक्त के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा लंबी टिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। The US, which played a constructive role in the Lebanon ceasefire, US जिसने एक बहुत ही सहायक रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल मतलब सहायक रोल प्ले किया लेबनान के सीज फायर में, शुड बिल्ड ऑन द मोमेंटम एंड पुश फॉर सीज फायर इन गजा। तो बोल रहे हैं कि इनको अब जो इनको गति मिली है, जो थोड़ी सी प्रगति मिली है, उसको इनको बिल्डअप करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर इनको जो है नहले पे धैला मारना चाहिए, यानी कि इसको सीज कर लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, और इजराइल को और ज्यादा पुश करना चाहिए कि अब गाजा में भी सीज फायर हो जाए। US President Joe Biden has less than 2 months in office। US के प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनके पास अब 2 महीने से भी कम का समय बच गया है एज US प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और जनवरी में शायद उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, which he should use to correct a policy that gave unconditional support for Israel's war on Gaza। तो जिसका इस्तेमाल इन 2 महीने से कम समय का इस्तेमाल उनको करना चाहिए उस पॉलिसी को सुधारने में, जिस पॉलिसी के तहत अनकंडीशनल, यानी कि ऐसा कोई नहीं कि कंडीशन लगाई गई कि इफ एंड बट वाला कोई स्थिति नहीं थी कि अगर तुमने ऐसे किया तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उस जो उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया गया इसराइल को गजा के ऊपर युद्ध करने के लिए, उस पॉलिसी को वो चेंज करे and use America's leverage over its ally to bring some relief to millions of Palestinians living under constant Israeli bombardment। और यूएस का, अमेरिका का जो लेवरेज है, जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है उसके सहयोगी, उसके दोस्त के ऊपर यानी कि इजराइल के ऊपर, उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि जो लाखों करोड़ों में पैलेस्टीनियन वहाँ पे निरंतर इजराइल के हमले के, इजराइल की तरफ से होने वाली बमबारी के दहशत में रह रहे हैं, उनको थोड़ी राहत मिल सके। ठीक है, तो ये राइटर उम्मीद करते हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। देखो यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, यहाँ पे सीधा आपको जो इस वक्त का सिनेरियो है उसको बताया गया है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव होप्स भी नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि राइटर ने सीधा बोल दिया कि भाई शॉर्ट लिव्ड हो सकता है ये। चिंताजनक बातें तो अभी तक थी, अब थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्रिटिकल नहीं, क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो कि तो चीजें थी, जटिलताएं थी, उनको हाईलाइट किया गया है, सिचुएशन को बताया गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, पेन चल नहीं रहा है इसका, तो हम एडजस्ट करेंगे आज थोड़ा सा। सी करेक्ट है, ठीक है। द सीजफायर अग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड हेजबुल्ला इंक्लूड्स द कंडीशन दैट, अब इसमें क्या कंडीशन शामिल थी, इजराइल विड्रॉज ट्रूप्स टू द इजरायली साइड ऑफ द बॉर्डर। करेक्ट है कि इजराइल लेबनान के अंदर जो भी इनके ट्रूप्स घुसे हुए हैं उनको ये अपने साइड में ले आएंगे, वहां पे तैनात की होगी इनकी। ठीक है, हिजबुल्ला डिसमेंटल्स इट्स फोर्सेस इंटायरली, तो ऐसा तो कोई कंडीशन यहाँ पे रखी नहीं गई कि हिजबुल्ला पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर देगा, राइट। बोथ इजराइल एंड हेजबुल्ला सीज फायर विदाउट मीडिएशन, दोनों ही इजराइल और हेजबुल्ला जो है वो सीज फायर करेंगे बिना किसी मध्यस्थता के, तो ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ पे तो ईगो ही बड़ा क्लैश हो जाएगा। द यूएस डिप्लॉयज फोर्सेस इन लेबनान, यूएस ने लेबनान में फोर्सेस डिप्लॉय करनी है, तो इसके लिए भी कोई देश राजी नहीं होगा, क्योंकि पता है जब यूएस छोड़कर जाता है तो फिर दिक्कत होती है।
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. What can be inferred about the long-term stability of ceasefire between Israel and Hezbollah? तो देखो लॉन्ग टर्म ये तभी हो सकता है अगर इसके ऊपर फर्दर कुछ कदम उठाया जाए, नहीं तो ये ऐसे संभावना है कि ये थोड़े समय की खुशी हो. ठीक है, इसके बाद में फिर से वो दोनों रेस्ट करके फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर दे. तो इट इज गारंटेड एज बोथ साइड्स क्लेम्ड विक्ट्री. इनकरेक्ट है, दोनों ही साइड्स को विक्ट्री नहीं मिली है. क्लेम तो कर रहे हैं, अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्लेम कर रहे हैं, बट मिली नहीं है. इट इज लाइकली शॉर्ट लिव्ड विदाउट फर्दर मेजर्स. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the antonym of the word disproportionate? Disproportionate का मतलब होता है बिना किसी बैलेंस के, दोनों साइड्स इवन नहीं है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, फिर भी युद्ध हो रहा है. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? दोनों साइड बराबर है, बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड है, करेक्ट है. एक्सेसिव ज्यादा है, अनफेयर है, अनफेयर भी वही चीज की भाई बराबरी नहीं है. इनकंसिस्टेंट है, निरंतरता नहीं है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Why is the ceasefire between Israel and Hezbollah considered fragile? बोल रहे हैं इसराइल और हेजबुल्ला के बीच में जो रिलेशन है या सीज फायर है वो फ्रेजाइल क्यों माना जा रहा है? फ्रेजाइल इसलिए माना जा रहा है कि या दोनों ही साइड्स जो क्या कर सकती हैं, खुद को दुरुस्त कर सकती हैं. उनको ब्रेक चाहिए था, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि 1 साल से भी लंबा युद्ध ये चल चुका है. तो उनको इस वक्त ब्रेक की ज़रूरत थी. अगर उनको ब्रेक मिला और उन्होंने इसका इस्तेमाल बजाय ये सोचने कि हम कैसे चीज़ों को सुधार सकते हैं, ये सोचने के किया कि भाई हम जल्दी जल्दी अपने हथियार दुरुस्त करें, हम अपने जो लड़ाके हैं और नए रिक्रूट्स भर्ती करें, या फिर और ज़्यादा इनको जो है तरोताज़ा करके इनको वापस युद्ध पे भेजे. तो ये करने के लिए किया, तो ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है. ठीक है. बोथ साइड्स आर लाइकली टू री आर्म एंड रिटर्न टू फाइटिंग. बिल्कुल करेक्ट है. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. I have been living in Hyderabad since I am born. देखो I am present की स्थिति को बताता है, लेकिन यहाँ पे I have been जो इस्तेमाल किया गया है ये present perfect continuous में है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, दैट मीन्स कोई सिचुएशन पास्ट से चलती आ रही है, पास्ट की किसी बात को रेफर किया जा रहा है. तो जो सिंस के बाद का जो स्टेटमेंट होगा उसमें होगा सिंस आई वॉज बोर्न. जब से मैं पैदा हुआ था तब से मैं हैदराबाद में ही रह रहा हूँ. सिंस आई वॉज बोर्न, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स. गुलदस्ते बुके वगैरह बनाते हैं ना, फूलों की कटिंग करके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट. हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें करता है. ठीक है, काम करता है. बॉटनिस्ट भी नहीं है, गार्डनर भी नहीं है, फ्लोरिस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. शी वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन. इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, खुश होना. तो उसका प्रमोशन होने वाला था इसलिए वो बहुत इलेटेड थी, खुश थी. एंटोनिम बताना है इलेटेड का. तो इलेटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, है ना. प्राउड, प्राउड मतलब गर्वित थी. डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश थी, अच्छा फील कर रही थी, प्रसन्न फील कर रही थी. चेयरफुल, चेयरफुल मतलब खुश. डिस्करेज, डिस्करेज मतलब कि बहुत ही निराश या हतोत्साहित फील कर रही थी. तो इलेटेड का एंटोनिम क्या हो गया? डिस्करेज्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन. देखो जहाँ पे केवल फलों के पेड़ उगाए जाते हैं उसको ऑर्चिड बोला जाता है. गार्डन, गार्डन में फूल पत्तियां पेड़ पौधे कुछ भी उगाया जा सकता है, सब्जियां फल हर चीज उगाई जा सकती है. म्यूजियम, म्यूजियम एक संग्रहालय होता है जहाँ पे पुरानी या एंटीक चीजों को या फिर हिस्टोरिकल चीजों को रखा जाता है. क्वे, क्वे मतलब एक घाट जहाँ पे जहाज वगैरह रुकते हैं. और ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे फलों के बगीचे या फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. A small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group. जब एक ऐसा ग्रुप बन जाए लोगों का जो अधिकतम समय साथ में बिताते हो और किसी और को एंट्री ना देते हो, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रख रखे हो कि आपको अगर हमारे ग्रुप में एंटर होना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, या आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्लिक. क्या बोलते हैं? क्लिक. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कर्मचारी. लॉबी, लॉबी होता है जो एक अगेन ग्रुप ही होता है लोगों का, लेकिन वो किसी चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे देकर चाहे किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है. स्क्वाड, स्क्वाड भी अगेन एक ग्रुप होता है लोगों का किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, कुछ कार्य करने के लिए. सो ऑप्शन ए क्लिक इज करेक्ट.
Renewable energy sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuels and help reduce carbon emission. देखो, will और replaced जो है वो पास्ट की चीज़ों को बता रहा है कि वो कार्य हो चुका है। विल बता रहा है कि होने वाला है फ्यूचर में, तो ये करेंगी, फ्यूचर में कर देंगी, रिप्लेस कर देंगी। तो रिप्लेस्ड नहीं होगा, विल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, क्या होगा, रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। तो एरर कहाँ पर है, प्रोड्यूस विल रिप्लेस, ऑप्शन बी में एरर है। ऑप्शन बी में एरर है क्योंकि रिप्लेस्ड की बजाय क्या आएगा, रिप्लेस आएगा। मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल दैन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बोल रहे हैं ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं जैसा कि पास्ट में किसी भी समय पे ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सच है कि आज जितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उतने भी पहले कभी नहीं हुआ। बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर, लेकिन ये केवल काफ़ी नहीं है कि हम केवल हाई बर्थ रेट की ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, उसी को इस स्थिति के लिए, स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब ये जो स्थिति हम बात कर रहे हैं, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताएं। तो अब बट की स्थिति आई, यानी कि किसी कंडीशन की आपने पहले बात करी होगी, उसके बारे में ही, उसी कंडीशन के बारे में आप बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हाई बर्थ रेट इसका जिम्मेदार है। Indeed, it can be reasonably argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of high birth rate. बजाय कि हम ये कह सकते हैं या तर्क दे सकते हैं कि ज़्यादा लोग क्योंकि अनपढ़ हैं या इलिटरेट हैं, इसी वजह से बर्थ रेट बढ़ रहा है, ना कि बर्थ रेट बढ़ने की वजह से ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं। यानी कि कॉज क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉज ये है कि हाई इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका परिणाम क्या है कि बर्थ रेट हमारा बढ़ रहा है, बजाय इसके कि कॉज ये हो हाई बर्थ रेट है इसलिए इलिटरेसी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम समझ में पा रहे हैं कि बी स्टेटमेंट के बाद में सी स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि हाई बर्थ रेट्स का जिक्र यहाँ पे किया गया है और फिर आगे तर्क दिया गया है कि ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि इलिटरेसी की वजह से हाई बर्थ रेट्स है, ना कि उल्टा। तो यानी कि बी के बाद में सी आएगा। बी के बाद में सी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा और यहाँ पे गैप है। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वैलिड है। ठीक है, There are more literate people in India today than ever before. अब यहाँ पे पता चल गया कि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमें नहीं पता चला कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हमें हो सकता है हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, पर यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल रही है कि हम इंडिया की बात करें। यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि आज हिंदुस्तान में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जितना पहले कभी नहीं थे। बट लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सच है, इलिटरेट्स देन एवर बिफोर, कि इलिटरेट्स भी उतने ही, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उतने ही ज़्यादा हैं जितने पहले कभी नहीं थे। यानी कि स्थिति दोनों तरफ बराबरी से बढ़ी है। ठीक है, फिर उसी में आगे उन्होंने बच्चों के स्कूल जाने की बात भी बोल दी, यानी कि डी ए बी सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है, ऑन द बॉल का मतलब होता है कि आपके आसपास में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, आपको उनकी पूरी जानकारी है और आप उसके ऊपर बहुत तुरंत प्रभाव से एक्शन ले रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनअवेयर, अनअवेयर मतलब किसी चीज़ की जानकारी ना होना, तो अनअवेयर तो नहीं है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट, धीरे रिएक्ट करते हैं, धीरे नहीं करते, फास्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Tried to alleviate the sufferings of his neighbors. सिनोनिम बताना। alleviate का मतलब होता है कम करने का, कम, शांत करना, कम करना, धीमा करना। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो गया कि वो अपने, पहले मीनिंग क्या हो गया कि वो अपने नेबर का जो सफरिंग मतलब दुख तकलीफ, तो जो भी दुख तकलीफ था अपने पड़ोसी का, उसको कम करने की कोशिश कर रहा था। स्वेल करना, स्वेल करना मतलब सूजना या फिर बढ़ना। ऐड मतलब उसमें और ज्यादा वृद्धि करना। रिलीफ, रिलीव मतलब कम करना या फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसको सहारा देना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब उसकी गंभीरता को और बढ़ा देना। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक की या संकोच करने वाला, जिसमें मतलब कमी है किसी चीज की, करेज की। तो एंटोनिम क्या हो गया, फर्स्ट है मीक, मीक का मतलब होता है बड़ा ही विनम्र।
डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है बहुत ही साहसी। स्पूकी, डरावना। एंशियस, चिंतित। तो टिमिड अगर डरपोक है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेयरिंग, साहसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय के बाद में जो भी है वो सारा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, बाय के बाद वाला पहले आ जाएगा और फिर वर्ब आ जाएगा। बाय के बाद वाला जो है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय से पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट और वर्ब है। ग्रैब करना, और वॉज बताता है पास्ट की घटना है, ग्रैब मतलब कंप्लीट हो चुका है टास्क। द कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रैब्स नहीं आएगा, राइट। He has to be conscious of his public manners as he is a descendant of a reputed family in this region. उसको अपने जो भी व्यवहार है पब्लिक में, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। या पढ़े, हैज़ टू बी होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही फेमस या बहुत ही बड़ी फैमिली का डिसेंडेंट है, वंशज है। डिसेंडेंट मतलब वंशज। तो स्पेलिंग इनकरेक्ट है डिसेंडेंट के। डिसेंडेंट के स्पेलिंग होते हैं DESCENDANT, सॉरी, DI नहीं आएगा, DEC नहीं, DESCENGANT। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय होम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, कि तुम्हें ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? तो होम का क्या बन जाएगा? हु बन जाएगा। हु टॉट यू ग्रामर। यू वर टॉट ग्रामर बाय होम, इनकरेक्ट है। हु टॉट यू ग्रामर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है जो संदिग्ध है, जो अनसर्टेन है, अनक्लियर है। अब इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। एम्बिग्यूअस का मतलब भी अनिश्चितता होता है, अस्पष्ट या फिर अनिश्चित। बैलेंस्ड मतलब बिल्कुल संतुलित। क्लियर मतलब स्पष्ट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी का प्रतिनिधि। तो क्या हो गया सिमिलर इसका मीनिंग? एम्बिग्यूअस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कलीग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। कंसेंसस, कलीग का होता है जो हमारे साथ में काम करता है, उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। कंसेंसस की स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। कंसेंसस का मतलब होता है स्वीकृति, सहमति, सब जन सहमति, मतलब सबकी सहमति है इसमें। ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ऑन्टरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब होता है कोई नया बिजनेस या प्रॉफिटेबल बिजनेस कुछ खड़ा करना। और बिजार, बिजार मतलब विचित्र, उसकी स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The third National Wildlife Action Plan for 2017-2031 बोल रहे हैं जो तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031 के लिए बनाया गया, अंडरलाइन इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो कि ज़रूरी है इंडिया के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान के लिए, वॉज अनवेल्ड डैश द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। अनवेल्ड मतलब उजागर करना, सामने लाना। तो वो उजागर किया गया, कहाँ पे किया गया? ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। तो अब किसी जगह पे अगर किया जाता है तो एट आ जाता है, ठीक है। एट के साथ में जगह का नाम आएगा, एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। द प्लान रिकग्नाइजेस डैश एड्रेसेस कंसर्न। तो ये जो प्लान है वो रिकग्नाइज करता है, यानी कि मानता है, स्वीकार करता है या ढूंढता है जो भी चीज़ें गलतियां हैं, कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उनको ढूंढता है। और एड्रेसेस, अब रिकग्नाइजेस और एड्रेसेस ये दो वर्ब हैं, तो फिर बीच में क्या आएगा? दोनों को लिंक करने के लिए एंड आ जाएगा। एड्रेस करता है, एड्रेस करता है मतलब कि उनके निपटने की कोशिश करता है। किसको? कंसर्न्स पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। उन चिंताओं को जो कि पर्टेनिंग यानी कि जुड़ी हुई हैं, किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और उसका जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रभाव हो रहा है उससे रिलेटेड। द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन। इस प्लान में डिटेल में बताया गया है कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन का इकोसिस्टम है, जो साइकिल है हेल्थ की और दूसरे पहलुओं की, उसकी क्या महत्वता है, इम्पोर्टेंस है। ऑफ डैश सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑफ डैश, अब किस चीज़ का सर्वाइवल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऑफ आर सर्वाइवल हो सकता है, एवरीवन सर्वाइवल हो सकता है, ठीक है। तो किसका सर्वाइवल है वो हमें देखना पड़ेगा। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस
प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक, इसमें जोर दिया जाता है कि हमें जो हमारे जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं, उनको भी प्रिजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, डैश and sustainable utilization of species and ecosystems which has direct bearing on our scientific advancements। और हमें सस्टेनेबली उन प्रजातियों को इस्तेमाल करना पड़ेगा या बचाना पड़ेगा जो हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं, और हमारे इकोसिस्टम को भी बचाना पड़ेगा या सस्टेनेबली यूटिलाइज करना पड़ेगा जिसका कि हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा है, मतलब हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स का जिन चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा है। एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, और कई जो करोड़ों लाखों में रूरल कम्युनिटीज़ हैं, रूरल समुदाय हैं जो अपने एंसेस्ट्री को बचा के रखे हुए हैं, हमें उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ, इस प्लान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जोर दिया जाता है, अंडरस्कोर किया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है रिहैबिलिटेशन के ऊपर। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्विस्थापन, किस चीज़ का, थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, वो जानवरों की या जंगली चीज़ों की प्रजातियां जो खतरे में हैं, डैश inland aquatic coastal and marine ecosystems while conserving their habitats, चाहे वो inland aquatic हो यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पानी है, फ्रेश वाटर है उसकी हो, कोस्टल इलाकों की हो, या मरीन इकोसिस्टम की हो, किसी भी जगह की हो, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना और उन स्पीशीज को रिहैबिलिटेट करना, ये हमारा हाईलाइट है इस प्रोग्राम का। चलिए चलते हैं। द थर्ड National Wildlife Action Plan for 2017 to 2031, underlying India's plan for wildlife conservation was unveiled dash the global, for the global यानी कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के लिए उसका उजागर किया गया, नहीं, एट वहां पे किया गया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्लान रिकॉग्नाइजेस डैश एड्रेसेस, अब ये दो वर्ब है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, इन एड्रेसेस, रिकॉग्नाइज करता है एड्रेस करने में, two addresses, and option C is correct. The plan details the importance of ecosystems for food production, health and other aspects of dash survival, breed survival, breed मतलब प्रजातियां, तो प्रजातियों के सर्वाइवल की बात नहीं की जा रही, स्पीशीज मतलब भी प्रजातियां ही है, अलग अलग जानवरों का जो वर्गीकरण किया गया है ग्रुप्स के लिए या इंसानों के सर्वाइवल के लिए, तो हमें और कोई जानवर जब तक हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है हमें परवाह नहीं है, ठीक है। सो इंसानों के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस preservation of genetic dash and sustainable utilization, genetic conflict, तो हमारे जेनेटिक्स में जो कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, हमें उसको प्रिजर्व करना है, नहीं। रिजेक्शन, जो जीन्स हमारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं हमें उनको प्रिजर्व करना है, नहीं। फोकस, जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए जेनेटिक, नहीं। डाइवर्सिटी, जो विविधता है, अलग अलग जीन्स की डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The plan underscores rehabilitation of threatened wildlife species dash inland, including मतलब जिसमें शामिल हो, तो including बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें inland aquatic भी शामिल हो, जिसमें coastal भी शामिल हो, marine ecosystem भी शामिल हो। Mixing, इन सबको मिक्स करना है, मिक्स नहीं करना है। जो समुद्री पानी में रहने वाले जीव हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, जो फ्रेश वाटर के रहने वाले जीव हैं वो समुद्री पानी में नहीं रह सकते, ठीक है। गैदरिंग, उनको इकट्ठा करना है, काउंटिंग, उनकी गिनती करनी है, तो ये सब कुछ नहीं करना, उनको इंक्लूड करना है, सम्मिलित करना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।